Hello and Tasetele friends, my name is Jugantar and this is the third part of mensuration or geometry from the elementary maths. So इससे पहले हमने दो पार्ट बनाया है mensuration में और ये तीसरा पार्ट है. So last class में friends we have seen some a formula on right angle triangle, that is Pythagoras. What was Pythagoras? हम लोगों ने क्या सीखा था पाइथागोरस में? अगर आप याद कर पा रहे हो तो पाइथागोरस का फॉर्मूला था इट इज द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम का बराबर होता है. तो मतलब आप राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाओ. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है फ्रेंड्स? जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है. दिस इज 90 डिग्री. तो इस 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला जो साइड होगा डेट इज योर हाइपोटेन्यूज, इट इज योर बेस एंड इट इज योर परपेंडिकुलर. सो आप अगर आप यूज करते हो पाइथागोरस देन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर का बराबर होता है ना. ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था. तो ये जो क्वेश्चन है उसी में बेस्ड है, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम ना. इसको देखिए, थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं. So the next question is what is the area of the right angle triangle whose base is 15 centimeter, height is 20 centimeter. ये भी सेम क्वेश्चन है ना. बट इसमें पाइथागोरस लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसे डायरेक्टली गिवन है और आपको पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है और क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है. आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसको. कैसे फाइंड करेंगे इसको फ्रेंड्स? इसको ऐसे फाइंड करेंगे क्योंकि आपको पता है व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द हाइट. सो हाफ इंटू बेस. आपको कैसे फाइंड करना है? हाफ इंटू बेस इंटू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये करेंगे तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा. और आगे वाला क्वेश्चन का आप जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे उसके बाद हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज 15 है ना. और आपको वन ऑफ द साइड इज गिवन एज 12. तो आप निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज को. 15 को यहाँ पे पुट कीजिए, 15 का स्क्वायर कीजिए. फिर वन ऑफ द साइड, मान लीजिए वन ऑफ द साइड में भी परपेंडिकुलर और मे बी इट इज ए बेस. तो अब उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं. तो हम परपेंडिकुलर ही ले लेते हैं. तो ये बेस स्क्वायर प्लस बेस. तो आपका बेस स्क्वायर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा बेस स्क्वायर? 15 स्क्वायर इज 255. 255 माइनस आपका ये 144. तो ये होने के बाद आप इसको करेंगे तो आपको 81 मिलेगा और बी स्क्वायर तो आपको इट इज बी स्क्वायर. तो बी आपको कितना मिल जाएगा? क्योंकि ये स्क्वायर है, 81 इज 9 स्क्वायर है ना. सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा. तो ये आपको मिल गया बेस. तो आपको एरिया निकाल सकते हो. अब अभी आप एरिया हाफ इंटू 9 इंटू जो भी आपका दिया हुआ था यहाँ पे 12 है ना. ठीक है. तो यहां से आप कट कर सकते हो. 2 6 12, 6 9 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. लास्ट क्लास में हमने और भी देखा था कि व्हाट इज मेंसुरेशन, व्हाट इज रेक्टेंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ एन स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ एन स्क्वायर. फ्रेंड्स देखिए ये जो शेप्स मैंने यहाँ पे बोल रहा हूं तो ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं. और देखिए पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू एनसर्कल दिस शेप. ओके. द नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल. ट्राइंगल का हमने अभी देखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर सम ऑफ द ऑल साइड्स. ये हमने लास्ट क्लास में देखा है ना. तो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा है, सो मैं आपको बता रहा हूं. जैसे हम लोगों ने सर्कल देखा था. सर्कल कैसे बनते हैं फ्रेंड्स? सर्कल कैसे बनते हैं? तो एक सेकेंड. सो दिस इज द सर्कल. तो सर्कल कैसे बनते हैं आप लोगों ने देखा होगा. सर्कल का तो एक तो सेंटर होता है ना, और दूसरा उसका रेडियस होता है.
कैसे बनने, सर्कल बनाने के लिए आपको पहले एक सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेंटर देना पड़ेगा आपको, है ना, और उसके एनसर्कल करके कुछ पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, है ना, कुछ पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, और उसको जब उस पॉइंट को आप जोड़ देंगे तो ये जो पॉइंट जोड़ के जो ये जो लाइन आया है, डेट इज योर सर्कमफेरेंस, इट इज योर सर्कमफेरेंस। तो अगर पेरीमीटर कोई निकालने बोले हम लोग को कोई सर्कल का, तो पेरीमीटर क्या होगा, यही लाइन होगा, और पेरीमीटर कितना होता है, ये यहाँ पे सरकमफेरेंस ही आपका पेरीमीटर होता है। तो सरकमफेरेंस बोल लो या पेरीमीटर बोल लो, बात यही है, 2πr। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई इज व्हाट, पाई इज अ इरेशनल नंबर, 22/7 ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं। तो देखिए जो हम लोग का टेंजन होता है, टेंजन क्या होता है, टेंजन से पहले आपको ये भी बताया था मैंने कि एक सर्कल का क्या क्या होता है, एक तो रेडियस होता है, डेट इज आर, इट इज गिवन एज आर, है ना, और रेडियस हमेशा हर जगह इक्वली है ना, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब आप इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जाएंगे तो आपको रेडियस डायमीटर मिलेगा, यहां से यहां तक, है ना। ये देखिए एक्चुअली एक सर्कल जब आप ड्रॉ करते हो और वहां पे एक लाइन बनाते हो, कोई भी दो पॉइंट को अंदर में इंटीरियर ऑफ दैट सर्कल, अब दो पॉइंट को कनेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड कोड। क्या बोलते हैं इसको, कोड बोलते हैं। बट वही कोड अगर सेंटर से चला गया तो इट इज द लॉन्गेस्ट, सेंटर से चला गया, एंड सेंटर से अगर चला जाए कोड तो इट इज डायमीटर, ओके। क्योंकि मैंने बोला सेंटर से जो भी लाइन जाता है वो डायमीटर है, डायमीटर हर डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ पे हर डायरेक्शन में ये सब डायमीटर है, और इट इज ऑल्सो कोड, है ना। सो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि ये कोड डायमीटर है क्या, नहीं, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, सेंटर तो यहाँ है, सेंटर यहाँ है, ठीक है। तो आपको सेंटर से जो पास नहीं होगा वो कोड डायमीटर नहीं होता है ना, जो सेंटर से पास नहीं है वो कोड डायमीटर नहीं है, ठीक है। तो इट इज द सेंटर, और ये कोड तो डायमीटर, ये सिंपल कोड है, पर जो कोड सेंटर से पास होगा डेट इज योर डायमीटर, ओके, ये याद रखना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टेंजन। टेंजन इज अ लाइन, टेंजन इज अ लाइन, a tangent is a line that touches the circle at only one point। तो टेंजन एक क्या है, टेंजन एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करता है, डेट इज द टेंजन, ओके। समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, BC इज ए टेंजन ऑफ द सर्कल, है ना, BC इज द टेंजन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो सिर्फ यही पॉइंट में टच किया है ना सर्कल को, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, इस पॉइंट को, पॉइंट बी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक है, ओनली वन पॉइंट। तो हमेशा देखना टेंजेंट जो है वो और हमारा जो रेडियस है सर्कल का वो परपेंडिकुलर है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके, ये हमेशा देखना आप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट जो है डेट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस पॉइंट में देखिए आप, है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बस कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि OB इज परपेंडिकुलर टू BC, BC इज टेंजेंट, जो एक पॉइंट को टच करके चले जाते हैं वो उसको टेंजेंट बोलते हैं, BC इज टेंजेंट हियर, एंड BC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू OB। आप दोनों तरीके से ही बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं व्हाट इज सेकंड। सेकंड क्या होता है सर्कल में, तो सर्कल में देखिए सेकंड्स इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट नहीं 2 पॉइंट में कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक लाइन अगर ऐसे चला गया तो यहाँ पे एक पॉइंट को कनेक्ट किया, यहाँ पे एक पॉइंट को कनेक्ट किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, है ना। या फिर कोई भी लाइन आप बड़ा सर्कल भी बनाएंगे तो ऐसे गया तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अंदर होगा तो कोड है ना। Tangent at line is only one point. A point of tangent is where tangent line touches the intersect the line, is where tangent line touches the intersects the circle.
टासिस और इंटरसेक्स। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो मैंने बोला, पॉइंट ये पॉइंट ऑफ, ये दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोल सकते हो आप, है ना। और टेंजेंट के लिए भी वो अगर एक पॉइंट में टच कर रहा है उसको भी आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोल सकते हो। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ए सर्कल्स दैट हैव सेम रेडियस। देखिए एक सर्कल, दो सर्कल आपने बनाया, उसका सेम रेडियस है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे, अगर सेम रेडियस है। अब देखिए ये वर्ड जो है कॉन्ग्रुएंट, ये मैं बाद में आपको बता रहा हूं, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज सिमिलर, तो ये बताऊंगा। लेकिन अगर दो सर्कल के बीच में सेम रेडियस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलेंगे, याद रखना इतना ही। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, टू सर्कल्स हैव द सेम सेंटर। अब देखिए सेम सेंटर भी हो सकता है, मान लीजिए आप यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूं। तो एक सर्कल आपको यहां पर है और इसका सेंटर ये है ओ, मान लीजिए। तो और एक सर्कल मैंने बनाया उसी सेंटर को यूज करके, और एक सर्कल मैंने बनाया उसी सेंटर को यूज करके, और एक सर्कल मैंने बनाया। तो फ्रेंड्स ये जो आपको मिलेगा, इट इज योर concentric circles. Okay, concentric circles. Intersect circles, two circles may intersect at 2 points at one point. If they intersect at on one point, then they can either be externally tangent और internally tangent। ठीक है। intersecting circles क्या होता है, अगर दो circles आपस में intersect करता है, 2 points, और 2 पॉइंट में करता है और एक पॉइंट में भी कर सकता है। मतलब देखिए दो सर्कल है, दो सर्कल है, इंटरसेक्ट तो कर सकता है ना ऐसे, और ऐसे भी कर सकता है इंटरसेक्ट। देखिए ऐसे, मतलब अंदर तक आके, तब यहाँ पे एक कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक आपका इंटरसेक्ट करेगा। मैं अच्छा से बताता हूं। मतलब दो सर्कल कनेक्ट कर सकता है, एक तो डायरेक्टली कनेक्ट कर ले ऐसे, है ना, ऐसे कनेक्ट कर ले तो एक पॉइंट में, और 2 पॉइंट में भी कनेक्ट कर सकता है ना। ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बोलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इतना आपको याद रखना है, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज सेकेंड एंड व्हाट इज कोड, है ना, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ये पढ़ लीजिए आप, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पेयर भी देखा था, व्हाट इज स्पेयर, तो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पेयर हमने देखा था, स्पेयर इज द 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ सर्कल, और उसका एरिया क्या होता है 4πr²। हमने ये भी बोला था कि इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो उसके बाद आगे वाला हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है क्विकली बता देता हूँ, लेकिन मैंने देखिए आपको बताता हूँ क्विकली पैरेललोग्राम क्या होता है। तो देखिए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम क्यों क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसका 4 साइड होता है वही क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। फर्स्ट थिंग, अगर 5 साइड होता है तो पेंटागोन, अगर 6 साइड होता है तो हेक्सागोन, अगर 7 होता है तो हेप्टा, अगर 8 होता है तो ऑक्टा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज ए बी इज अ साइड एंड बी सी इज अ साइड एंड सी डी इज अ साइड एंड ए डी इज अ साइड। तो यहाँ पे देख सकते हो ए बी, यहाँ पे क्या होगा पैरेललोग्राम में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब यहाँ पे इक्वल भी है, ये दोनों इक्वल भी है। ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। अगेन ए डी इज पैरेलल टू बी सी, क्या है, ए डी is parallel to BC and AD is equal to BC। समझ में आया। तो ये ऑपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल तो है ही है, पैरेलल है कि नहीं, देखिए यहाँ कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है मतलब पैरेलल है। और AB और BC ये भी पैरेलल है और इक्वल है। ऐसी केस में इसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। एक प्रॉपर्टी आपको और देखना है पैरेललोग्राम में, क्या है, देखिए पैरेललोग्राम में आप एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स अगर हम देखें, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, तो एंगल ए और एंगल डी को आप अगर ऐड करते हो तो यू विल गेट 180 डिग्री।
एंगल डी और एंगल सी को अगर ऐड करते हो तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज अगेन 180 डिग्री। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। ओके गुड। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया है, आपको पेरीमीटर निकालना है इसका, तो इट इज वेरी इजी है ना। पेरीमीटर निकालना इतना टफ नहीं होगा आपके लिए अभी, क्योंकि आपको पता है कि पेरीमीटर में हमको तो कोई फॉर्मूला तो याद नहीं करना है, हम लोग को बस क्या करना है, उसका सम ऑफ ऑल द साइज कर देना है या कोरा कर लेना है ना। तो ये आप कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पे अगर ये 4√2 है तो ये भी क्या होगा आपका 4√2, ये अगर 19 है तो ये भी 19 है, तो आप सबको ऐड कर दोगे है ना, प्लस 4√2 प्लस 19 प्लस 19। अब इसमें क्या होगा 4√2 और 4√2 मिलके क्या कितना √2 हो जाएगा 8√2 और प्लस 19 प्लस 19 इज 38। यही आंसर है यहाँ पे, ये आंसर कहीं दिया होगा है ना, ये वाला ये ठीक है। तो ये आपको देखना है ना? और ये देखिए ये वही जो प्रॉपर्टी पढ़ा हमने अभी, एडजेसेंट साइड सम ऑफ द एडजेसेंट साइड इज 180 डिग्री। ये तो बिल्कुल आसान है आपके लिए, अभी बिल्कुल आसान हो गया है ना क्वेश्चन। तो क्यों, देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स दिया हुआ है और आपको बोला है व्हाट इज जेड, व्हाट इज जेड, जेड क्या है ये पूछ रहा है आपको, जेड निकालने के लिए बोला है। अब देखिए एडजेसेंट एंगल था है ना, एडजेसेंट एंगल था यहाँ पे, ये एडजेसेंट एंगल है, ये इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके ये दोनों एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, मैंने बोला था ना ये एडजेसेंट, तो नेबर जो नेबरिंग एंगल्स है, मतलब ये ए का नेबर क्या है बी भी हो सकता है डी भी हो सकता है, सी का नेबर क्या है बी भी हो सकता है डी भी हो सकता है, डी का नेबर क्या है सी भी हो सकता है ए भी हो सकता है। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हो ये कितना दिया हुआ है जेड माइनस 15, जेड माइनस 15 प्लस ये वाला कितना दिया है 2z, तो ये इन दोनों को ऐड करने से आपको कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, बस सिंपल। z प्लस 2z इज 3z अगेन और माइनस 15 इज ओके, माइनस 15 180 डिग्री। तो आप इस 15 को इस पार ले जाएंगे ना, इसको आइसोलेट करना है ना हमको, वेरिएबल z का वैल्यू नहीं निकालना है, तो z का वेरिएबल निकालने के लिए वेरिएबल आइसोलेशन, मतलब इस वेरिएबल को एक साइड कर दो और बाकी सब नंबर्स को अलग साइड कर दो। माइनस 15 इस पर जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा 195 हो जाएगा, है कि नहीं। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 195 बाई 3, 3 6 जार 18 और 15 3 5 जार 15, 65 डिग्री। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया कि नहीं आया, ये आना जरूरी है, 65 डिग्री जेड आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको x पूछता तो क्या निकालते, आप कैसे निकालते, क्योंकि x प्लस ये कितना हो गया अभी 65 माइनस 15 इज 50, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है, और वहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा घर में ट्राई कीजिए खुद से है ना इस क्वेश्चंस को। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल था, एलडीसी में आया हुआ था, मैंने बताया भी था शायद आपको। ठीक है, हेक्सागोन क्योंकि 6 साइड है। अब ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का डिफरेंसेस देखिए, हमने पढ़ा था क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंसेस कुछ ज्यादा है नहीं, लास्ट क्लास में पढ़ा था ये क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब में आपको रेक्टेंगल मिल जाता है, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल 4 रेक्टेंगल मिल जाएगा और 2 स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको, ये रेक्टेंगल है ना, ये तो ये एक रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल होने के बाद ये एक रेक्टेंगल होगा, इसका पीछे भी जो एक रेक्टेंगल है, तो पीछे का रेक्टेंगल 2 और ऊपर का रेक्टेंगल 3 और नीचे का भी जो रेक्टेंगल है 4 रेक्टेंगल हो जाएगा और 2 स्क्वायर हो जाएगा है ना, इसका एक और इसका ये बगल वाला पीछे वाला एक। लेकिन क्यूब में क्या होता है, क्यूब में आपको हर साइड एवरी साइड इज इक्वल, तो यू विल ओनली गेट द स्क्वायर्स, सिर्फ स्क्वायर मिलता है ना, हमने पढ़ा भी था। दिस इज द फॉर्मूला, मैं इसको बस फॉर्मूला को याद रखिए कि क्यूब का जो टोटल फॉर्मूला है डेट इज 6a², मैंने शायद बताया था आपको। तो ये आपको ये कर्व सरफेस एरिया आप छोड़ दीजिए, अभी यूडीसी एलडीसी एग्जाम्स के लिए आप इसको छोड़ के जा सकते हैं, आप यू जस्ट रिमेंबर दिस टू थिंग्स। ओके, तो क्यूबॉइड के लिए भी आपको कर्व सरफेस एरिया आप छोड़ दीजिए, टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो आप याद रखिए, इसको आप छोड़ सकते हैं। यू डोंट हैव टू रीड दिस थिंग फॉर नाउ, ऐसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा हूँ। तो ये कुछ एक क्वेश्चन था एंड मैंने बताया भी था कि ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस। देखिए अभी आपको पता होना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए व्हाट इज द
वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, है ना, ये पता है। तो ये आप क्वेश्चन एक बार घर में ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो मैं बताऊंगा। तो ठीक है, ये आपको पता होना है। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी है ना आप लोगों को। तो इसका आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये भी यूडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ ईच साइड ऑफ एन क्यूब इज डबल देन नंबर ऑफ टाइम्स द वॉल्यूम इंक्रीजेस इज, है ना, ये तो आपको मैंने बता दिया, मतलब लास्ट क्लास में बताया है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो वहां पे। हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब इज, ठीक है। तो ये आपको देखना है, हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 90 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये यूडीसी में आया हुआ था ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले देखिए क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम इज गिवन एज 900, वॉल्यूम इज गिवन एज 900, वॉल्यूम जो है वो क्या है, 900 है। और वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने देखा फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम, हमने क्यूबॉइड जब पढ़ा तो उसमें ये फॉर्मूला देखा कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच है ना, हाइट है। तो आप देख सकते हो, आप हम यहाँ पे अगर लिखते तो आप देखो, वॉल्यूम मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ना, ये हमारा क्या है 900 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि जैसे बेस एरिया इज गिवन, व्हाट इज बेस एरिया? फ्रेंड्स, एक क्यूब में क्या क्या होता है, एक क्यूब में स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है। तो इसका बेस भी या तो स्क्वायर होगा नहीं तो रेक्टेंगल होगा। और जो रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो उसका बेस मतलब एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। आपको मैं अगर आपको समझ नहीं आता तो यहाँ पे इस फिगर को देख सकते हो, यू कैन सी दैट दिस इज द इन दिस क्यूबॉइड, यू कैन ओनली ऑब्जर्व दैट दिस इज एन क्यूबॉइड ना, ये तो एक क्यूबॉइड है ना, है कि नहीं, दिस इज एन क्यूबॉइड। सो दिस इज एन क्यूबॉइड और इसका ऑपोजिट में भी जो है दैट इज एन क्यूबॉइड ना, सॉरी रेक्टेंगल। और यहाँ पे देख सकते हो आप ये स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, ठीक है। क्यूबॉइड का परफेक्ट एग्जांपल आप जैसे माचिस का बॉक्स है उसको आप विजुअलाइज करो, वहां पे क्या क्या है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है ना। तो हर जगह आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल मिल सकता है और उसमें आपका एरिया अगर आप फाइंड करो डेट इज लेंथ इनटू ब्रेथ ओनली। सो यहाँ पे ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया मतलब ये एरिया दिया हुआ है, इट इज कितना दिया हुआ है 90, ये कितना है 90 है फ्रेंड्स, ये 90 है, ये 90 है ना। तो हम लोग को क्या मिल गया 90 इंटू हाइट इज इक्वल टू 900। अभी क्या करेंगे, आपको इस हाइट को अकेला करना है तो इस 90 को क्या करेंगे, आप 90 को इस पार ले जाएंगे, तो इस पार ले जाएंगे तो हाइट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 90, कैंसिल करेंगे तो आपका 10 आएगा, है ना। तो ये पहला ऑप्शन 10, ठीक है, समझ में आया आपको, इट इज फाइन। तो ये हो गया ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद आपको ये कोन का डायरेक्टली याद कर लीजिए कि देखिए कोन का जो वॉल्यूम है डेट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको याद रखना है ये चीज। और टोटल सरफेस एरिया ये याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया आप भूल जाइए, इसको नहीं करने से भी होगा। देखिए इसमें पाई आर स्क्वायर है, आप कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें लास्ट में पाई आर स्क्वायर है, व्हाई इट इज पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इन ए कोन वी आल्सो हैव ए सर्कल, है ना, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्कल भी है, ये सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर है और बाकी का जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट उसके लिए पाई आर एल आया, ये याद रखना है आपको, है ना। और इस कोन का ये जो है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको वर्टेक्स, दिस इज हाइट एंड दिस इज योर एल, है ना, लेंथ, और दिस इज आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये याद रखना है। एंड वी कैन सी द नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट आवर 3 डायमेंशनल फिगर इज द सिलेंडर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि कौन से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आ सकता है ना। तो आप सिलेंडर का देखिए, सिलेंडर ऐसा होता है ना, सिलेंडर इट इज ए 2 लेवल और फ्लैट सरफेस दैट आर इक्वल इन सरफेस एरिया।
तो ये जो सरफेस है इसका जो सरफेस एरिया है और नीचे का जो सरफेस एरिया होगा सेम होगा। कपल विथ कर्व ट्यूबुलर सरफेस थ्रू द हाइट, तो एक ट्यूबुलर टाइप का है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको नहीं याद रखना है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, टोटल सरफेस एरिया इज इंपॉर्टेंट। टोटल सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द लोअर। हाँ, हालांकि कहीं कहीं पूछ सकता है आपको, ऐसा बात नहीं है, लेकिन किसी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपको ये चीज पूछ भी सकता है ना। लेकिन अभी के लिए आप टोटल सर्विस एरिया को ही ध्यान दीजिए, क्योंकि टोटल सर्विस एरिया को ध्यान देंगे तो क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली कर्व सर्विस एरिया आता ही है ना। तो डेट इज 2πRH, देखो यहाँ पे 2πRH है, और एरिया ऑफ द लोअर अपर सर्कल। तो मेनली क्या है कि ये जो बीच का जो सिलेंडर टाइप का शेप है, तो उस ये जो बीच का पार्ट है उसका एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया, डेट इज द कर्व सरफेस एरिया, और वो क्या है 2πRH। और बाकी ये दोनों सर्कल, दो सर्कल का एरिया, एक सर्कल का πr² है, दो सर्कल का कितना होगा 2πr² है ना फ्रेंड्स। याद रखने का बात यही है, 2πr² होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, πr²h, πr²h है, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ क्वेश्चंस आप भी देखिए यहाँ पे है, ये क्वेश्चंस कुछ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर, तो वॉल्यूम निकालिए। तो ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली ना आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, है ना, क्लास 7-8 का बुक में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिए उस बुक्स को और वहां से क्वेश्चंस कीजिए, है ना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले उससे पहले क्वेश्चन है जो आया हुआ था, डेट इज फ्रॉम क्लास 8, बट ये भी यूडीसी में आया हुआ था। तो इसका क्या है, ए क्लोज सिलेंडर टैंक फॉर रेडियस 7। तो क्या गिवन है, पहला पहला स्टेटमेंट पढ़ के ही हमको समझ में आया कि गिवन क्या है, रेडियस गिवन है जी 7 मीटर, एंड हाइट भी गिवन है, हाइट कितना है 3 मीटर। फ्रॉम द शीट ऑफ ए मेटल हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस और हाइट गिवन है, इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। तो कितना शीट चाहिए उसमें, है ना, शीट कितना शीट आपको जरूरी है, तो आपको बेसिकली इसमें एरिया निकालना होगा, और कितना शीट का जरूरत है तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया था, क्या था फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, आपको फॉर्मूला था 2πRH प्लस 2πr², है ना। तो टोटल सरफेस एरिया आप यहां से निकाल सकते हो 2πRH प्लस 2πr²। 2πRH किसके लिए था, ये कर्व सरफेस के लिए था, 2πr² किसके लिए था, क्योंकि दो सर्कल था इसलिए, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को 2πRH प्लस 2πr², याद रखना है आपको 2πRH प्लस 2πr²। तो एरिया क्या है 2πRH प्लस 2πr², है ना, एरिया क्या था 2πRH प्लस 2πr²। अब 2πr यहां पर भी है, 2πr यहां पर भी है, आप कॉमन भी ले सकते हो, है ना, 2πr को कॉमन लेके भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या बच गया h, और यहाँ पे क्या बच गया r, यहां से 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पे r कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2πr इंटू r इज r² ना, 2πr। तो 2πr हम लोग को पता है 2, तो हम ठीक है, पाई आपको पता है ना 22/7 इंटू आर कितना है, कितना दिया हुआ था 7, है ना, और यहाँ पे कितना है h प्लस आर, तो r 7 है, h 3 है, h प्लस r इज 10, हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 7 7 कैंसिल हो जाएगा, देखिए नीचे, और 2 इंटू 22 इज 44, और 10 से मल्टीप्लाई है 440। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, बट आपको फॉर्मूला याद करना है ना, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पॉलीहाइड्रोन, क्या याद करना है, व्हाट इज पॉलीहाइड्रोन। अभी पॉलीहाइड्रोन इज ए सॉलिड विद फ्लैट फेसेस, है ना। तो पॉलीहाइड्रोन किस टाइप का होता है, यहां पे देख सकते हो, इज अ सॉलिड विद फ्लैट फेसेस। ये जो शेप्स आपको दिख रहा है, क्यूब, ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म ही है ये, है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल है ना, इस टाइप का फेस को पॉलीहाइड्रोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोन या पॉलीहाइड्रा, डेकाहाइड्रोन। देखिए ये डेकाहाइड्रोन, तो मतलब इसका फेस 10 होगा, है ना, ठीक है। ठीक है, आगे का देखते हैं हम लोग।
जैसे ये क्यूब है, क्यूब इज ए पॉलीहाइड्रोन ऑफ 6 फेसेस 8 वर्टिसेस, 8 ये वर्टिसेस है, आप गिनो 1, इसको गिनोगे तो 8 वर्टिसेस मिल जाएगा। 12 एजेस, ये लाइन है जो ना साइड से जो 12 होगा, हम पहले भी देख चुके हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये भी आप देख सकते हो 5 पीसेस। तो आपको इसको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि पॉलीहाइड्रोन कैसे निकाला। ठीक है, इसके लिए पॉलीहाइड्रोन का जो एक फॉर्मूला है, तो देखिए फेस कितना है, फेस मतलब ये है ना, फेस 6 फेसेस, तो ये एक फेस है, ये एक फेस है उसका, ये 3 4 है ना, नीचे का 5 ऊपर का 6, 6 फेसेस 8 वर्टिसेस, इसको वर्टिसेस बोलते हैं दोस्तों, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। और एजेस, इसको एजेस बोलते हैं ना, किसी को अगर पता नहीं तो इसको एजेस बोलते हैं, इसके एजेस है। तो कितने एजेस है, 12 एजेस है। तो आप देखना फेस प्लस है ना वर्टेक्स माइनस एजेस इज इक्वल टू 2, हमेशा 2 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से हमने लिया। देखिए ये वाला फॉर्मूला है। वी कैन रिटर्न द लिटिल इक्वेशन, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है पॉलीहाइड्रोन्स के लिए। क्या है कि जो फेस आएगा, जो भी फेसेस आएगा पॉलीहाइड्रोन्स में, उसके साथ अगर आप वर्टेक्स को जोड़ देते हो और उससे एच को माइनस कर देते हो तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। योर आंसर इज 2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए एग्जांपल, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म में आप देख सकते हो कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या है, देख सकते हो आप कि इसमें कितना फेस है, 5 फेस है ना। आप गिन लेना, इसको 5 फेस मिलेगा आपको। ठीक है, एक इस तरफ 2 3 है ना, 4 और ये वाला 5, 6 वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब मैंने बोला था ये वर्टिसेस है। आप देखना, एक 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टिसेस है और 9 एजेस है। आप ये लाइंस को गिनो, 9 मिल जाएगा आपको। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज इज इक्वल टू 2। ये आप देखिए, ये आपको आना है, बस हमेशा ये 2 ही आएगा। देखिए 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 9 इज 2। और यहाँ पर भी देख सकते हो 6 है फेसेस, 8 है वर्टिसेस, प्लस कर दिया माइनस 12 एज कर दिया, 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। तो इसका क्या काम है, ये जो फॉर्मूला हमने सीखा एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2, इसका क्या काम है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने बताया है ना, ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ था। तो देखिए कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन पास क्वेश्चंस को हम नहीं छोड़ के जा सकते हैं ना। ज्योमेट्री बहुत वास्ट है ना। मैं आगे भी आपको ट्रिगोनोमेट्री और उसका थोड़ा सा बताएगा आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो द नंबर ऑफ फेसेस इन पॉलीहाइड्रोन हैविंग 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। तो देखिए पॉलीहाइड्रोन है, उसका कितना वर्टिसेस है बोला, v इज इक्वल टू कितना बोला, 6। और e इज इक्वल टू कितना बोला हम लोग को, e इज इक्वल टू कितना बोला ना, e इज इक्वल टू कितना बोला, e इज इक्वल टू 12 बोला है ना, 12 बोला है। ठीक है, डेट इज ओके। अभी हम लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला था कि आप फार्टिसेस को और क्या फेस को फार्टिसेस के साथ जोड़ दो, एफ प्लस भी। तो यहाँ पे फेस फेस पूछा है, फेस आएगा एफ प्लस भी, और उससे क्या माइनस करो, एज को माइनस कर दो, तो आपका इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये तो पता नहीं हमको, ये तो पता है और ये पता है, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इजी। वर्टिसेस 6 एज 12 इज इक्वल टू 2। 6 माइनस 12 कितना है, 6 माइनस 12 इज व्हाट, माइनस 6 है कि नहीं, माइनस 6 इज इक्वल टू 2। और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 इज 8। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ये पॉलीहाइड्रोन्स के लिए यूज होता है। तो ये याद रखना है दोस्तों, बस इतना याद रखो, बस इतना एक पढ़ना है आपको यहाँ पे। तो मतलब ऐसी बात है कि आपको सब चीज नहीं याद करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप याद करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया है, उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये घर में करके देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये एरियाज यहाँ मैच कर जाएगा। ठीक है, और उसका पेरीमीटर भी निकालना है। ये एक्चुअली मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये मिल जाएगा क्लास 7 का। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स एंड लाइंस। तो एंगल्स और लाइंस, ये जो चैप्टर है ये आपको क्लास 7 और क्लास 9 में मिल जाएगा। तो आप वहां से थोड़ा सा उस बुक्स को डाउनलोड करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो हम यहाँ पे आपको कोर कॉन्सेप्ट इसका सिखाते हैं, तो इससे जो क्वेश्चंस आएंगे तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लास 7 एंड क्लास 9 एनसीईआरटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल,
इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मतलब दो एंगल्स मिलके, एंगल्स तो पता है आपको, दो लाइन से एंगल बनता है ना, ये डिसीजन एंगल। तो अगर सम ऑफ दो एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब देखिए 180 डिग्री मतलब ये एंगल्स, ये स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। तो ये आपका कॉमन कॉमन आर्म हो गया, दिस इज द कॉमन आर्म ऑफ टू एंगल। तो कहाँ कहाँ दो एंगल है, एक एंगल तो ये है 1 और एक एंगल आपका ये है 2। तो ये नॉन कॉमन आर्म्स हमेशा कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जो नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एंगल्स है, मतलब आप दो एंगल ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, तो एक तो इसका ये कॉमन आर्म है क्योंकि ये इस एंगल में भी है, इस एंगल में भी है, कौन सा, ये वाला है ना। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, ओके, इसको मैं नाम देता हूँ ए एंड बी, और ये है मान लीजिए सी एंड डी। तो ए बी इज ए कॉमन टू एंगल बी ए सी एंड ए बी इज ए कॉमन टू एंगल बी ए डी। तो ये दो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये दोनों मिलके कितना डिग्री बनाएंगे, ये 180 डिग्री बनाएंगे, यही बोला है स्टेटमेंट। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर, तो मतलब ऐसा है, देखिए आप टू लाइंस आप बनाना पड़ेगा इंटरसेक्ट इच अदर, देखिए ये। तो यहाँ पे जो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, दिस आर ऑलवेज इक्वल, याद रखना ये दिस आर ऑलवेज इक्वल। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल एंड देयर टू लाइंस आर पैरेलल। तो इसको समझने के लिए देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ टू लाइंस। If a single line cuts these two line is called transversal of these two line। तो देखिए ये जो हमने लाइन बनाया है, ये जो रेड वाला लाइन है, ये इन दोनों लाइन को कट किया है, तो इस लाइन का नाम है ट्रांसवर्सल फर्स्ट ऑफ ऑल। देन ये कुछ एंगल्स भी बना रहा है, अगर मैं देखूं तो क्या क्या एंगल्स बना रहा है यहाँ पे। तो पहला एंगल है, एंगल अगर आप देखो तो ये एक एंगल है ना, एंगल 1, ये एक एंगल है एंगल 2। अब देखो यहाँ पर भी नीचे अंदर भी एक एंगल है एंगल 4, और ये लाइंस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 जो बाहर, ये दोनों लाइन का बाहर के डायरेक्शन में है, और एंगल 7 एंड एंगल 8 जो बाहर का डायरेक्शन में है, तो आपको उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। क्या क्या होगा? एंगल 1, एंगल 2 और बाहर का एंगल 7 एंड एंगल 8। और आपको अगर इंटीरियर एंगल बोले, इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स बोल रहे, तो इंटीरियर क्या होगा आपका? एंगल, ये अंदर का एंगल। देखिए ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये दोनों लाइन के अंदर में क्या क्या एंगल है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या बोला है हम लोग को कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला है इफ और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अभी इंटीरियर एंगल्स का बात चल रहा है, तो एंगल 3 इज एन इंटीरियर एंगल, एंगल 5 इज एन इंटीरियर एंगल, सो वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट है ना। अल्टरनेट समझ में आया आपको? व्हाट इज अल्टरनेट? क्योंकि देखिए इस लाइन का एक साइड में ये है और एक साइड में ये है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। और अगर आप देखोगे तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 भी आपका क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इंटीरियर है, अंदर में है, 4 इक्वल टू एंगल और ऑल्टरनेट है, ये दोनों इक्वल होगा, याद रखिए। एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 भी होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 भी होगा। ये हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो देखिए द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है हम देखते हैं इसको, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है वो देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे तो एंगल 1 और एंगल 5 इज ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। व्हाई? बिकॉज देखिए ये एक ही डायरेक्शन में उसमें है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग में है। तो एंगल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज कॉम्प्लीमेंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आपको देखना है एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब होगा जैसे आप दो लाइन बनाते हो है ना, ऐसे दो लाइन बनाया जैसे ये और उसका ट्रांसवर्सल बना दिया। तो ये जो दो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होगा, ये मान लीजिए P है और ये एंगल मान लीजिए W है। दीस आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमारा इस डायग्राम के केस में एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, एंड एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर corresponding angles are equal। vertically opposite एंगल समझ में आया, alternate interior एंगल समझ में आया, alternate exterior एंगल समझ में आया, आपको सब इक्वल होता है ना। then the statement is the pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। इसको बताते हैं हमको एक डायग्राम के मदद से। तो हम देखते हैं how the pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। इसको देखने के लिए देखिए तो जैसे ही हम दो लाइन बनाते हैं और उनका ट्रांसवर्सल बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है। देखिए इंटीरियर एंगल्स ये एक है और ये एक है। मान लीजिए इस एंगल का नाम ए है और इस एंगल का नाम बी है। तो आप देख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ओके, and this angle C and angle D is again supplementary। angle C plus angle D is equal to 180 डिग्री। ओके, समझ में आया आप लोग को? तो ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग को मिल जाता। So if you see this figure that angle 4 plus angle 5 is here is 180 degree supplementary। okay, and angle 3 plus angle 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको समझना है, ये पूरा स्टेटमेंट्स को, और इसको आपको रट लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसका यूज आएगा या फिर डायरेक्टली ये क्वेश्चन में पूछेंगे आपको। ठीक है, तो हम ये देख लिया हम लोगों ने कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं एंगल 1 ऑन एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड दे आर ऑलवेज इक्वल है ना। ठीक है, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जैसे एंगल 4 है तो एंगल 6 है, एंगल 3 है 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 हियर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने और भी एक देखा कि अंदर का एंगल जो interior angles on the same side, angle 4 plus angle 5 is 180 degree supplementary, angle 3 plus angle 6 is 180 डिग्री। तो ये हम लोगों ने ये पढ़ा, the corresponding angles are equal, the vertically opposite angles are equal, the alternate interior angles are equal, then alternate exterior angles are equal, and the pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। तो बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है हमेशा supplementary and complementary में। मैं इसी पॉइंट में मैं इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल मिलके कितना हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज बिकम 180 डिग्री। एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है फ्रेंड्स दो एंगल मिलके आपको 90 डिग्री हो रहा है। अभी अगर एक क्वेश्चन आया आपका कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल 30 डिग्री, तो क्या होगा, इस कितना जोड़ने से ये 180 होगा, तो our supplementary angle will be answer 150 डिग्री। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको 90 बनाना है ना, ये अगर 30 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। यहाँ पर भी आपको 150 होगा। समझ में आया आपको? ठीक है,
तो सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल मिलके 180, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल मिलके 90 डिग्री। तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट को, है ना। आपको बोले व्हाट इज द 90 डिग्री है, मान लीजिए इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 इज 180। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, इसके साथ कुछ भी जोड़ना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इज 90, सो 0 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन है उसके ऊपर ही, तो हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यू कैन चेक इट। लाइक यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है ना, आपको निकालना है, आपको निकालना है y इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ y, है ना। तो देखिए अगर मैं ये दोनों लाइन है ना, ए बी एन ई एफ, ये जो 90 डिग्री है, देखिए हमने पढ़ा था कि दो लाइन अगर ऐसे कट करता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये अगर 90 है तो ये भी आपका कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 90। देखो अब 90 है, ये एक्चुअली 90 है ऐसे, ठीक है। तो ये अगर 90 है ये भी 90 है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। और हम लोग को पता है कि ये तीनों को हम अगर हम ऐड करते हैं, इफ यू ऐड दिस थ्री एंगल्स, बिकॉज इट इज एन स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है फ्रेंड्स। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब आपको क्या करना है, तो 30 डिग्री प्लस ये एंगल कितना है, 90। कैसे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इस एंगल का, इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी 90 होगा। तो 330 प्लस 90 प्लस ये एंगल कितना है, 3y, टोटल कितना है 180 डिग्री, बिकॉज इट इज एन स्ट्रेट एंगल है। आपको स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 30 प्लस 90 इज 120 प्लस 3y इज इक्वल टू 180। So 3y is equal to 180 minus 120 is your 60 डिग्री, है ना। और y is equal to कितना होगा, 60 by 3 that is 20 डिग्री। तो और हमारा आंसर आ गया y is equal to 20 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं है, समझ में आया। 90 डिग्री यहाँ पर है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी 90 डिग्री होगा, इन तीनों मिला के कितना होता है 180 होता है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इस एंगल इस 90 डिग्री, तीनों को मैंने प्लस कर दिया और 180 से इक्वेट कर दिया, तो हमारा y का वैल्यू आ गया है 20 डिग्री। समझ में आया आपको। ऐसा ही क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर भी दिया हुआ है, उस मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया है आपको, तो यू कैन चेक दिस आउट। तो यहाँ पे क्या है, इन एन एडजॉइनिंग फिगर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z 2:3:4। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको करना है ये क्वेश्चन, है ना। ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ एंगल्स दिया हुआ है, तो आपको कुछ उसका रेशियो दिया हुआ है। तो जब हम रेशियो ऐसे देते हैं तो हम ये ले सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू 2x, एंगल y इज इक्वल टू 3x। अब x नहीं लेंगे क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी x इज देयर, सो हम x नहीं लेंगे, है ना। x नहीं लेंगे जी, कुछ अलग लेते हैं, है ना। जैसे कुछ अलग फिगर ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू मान लीजिए 2p, है ना, या 2s, ठीक है 2s, s लिया है यहाँ पे, s इज ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों लिया है ऐसे। रेशियोज में, रेशियो में हमेशा आपको ऐसे लेना होता है, x इक्वल टू 2s, y इक्वल टू क्या होगा हमारा 3s। जैसे रेशियो दिया है, y का कोरस्पोंडिंग रेशियो क्या है 3 है, x का कोरस्पोंडिंग रेशियो क्या है 2 है, z का कोरस्पोंडिंग रेशियो क्या है आपको 4s, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों एंगल दिया हुआ है, और आप देख रहे हो ये तीनों एंगल मिलके कितना है 180 डिग्री है कि नहीं, 180 है। तो इसलिए ये देखिए 2s प्लस 3s प्लस 4s इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबको करेंगे तो s का वैल्यू आ जाएगा। तो हमने x को क्या लिया था, s का वैल्यू 20 आ गया, तो x को क्या लिया था 2s लिया था, तो 2 इंटू 20 डेट इज 40 डिग्री। तो समझ में आया आपको, ये हमारा वैल्यू ऑफ z आ गया है ना। x is to y is to
4, तो ये वैल्यू ऑफ x हो गया, तो ऐसे ही आपको z निकल जाएगा, z मतलब 4s था, तो 4 इंटू एस, 4 इंटू 20 डेट इज 80, यहाँ पर यह आया। तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप एक बार देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिया है, मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, क्योंकि जस्ट चेक दिस आउट, दिस क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा देखिए, और इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है यहाँ पे आपको। तो जरूर कीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप देखिए, ये कुछ एंगल्स आपको फाइंड करना है, ए बी एंड सी फाइंड करना है ना, यहाँ पे ए बी एंड सी फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चंस को, और करने की कोशिश कीजिए इसको। सो जैसे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, तो देखिए एंगल 40, ये 40 है, तो बी भी कितना होगा, 40 होगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक लाइन हमने पढ़ा था कि एक ऐसे लाइन ड्रॉ करने से हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर इक्वल होता है, ये वाला एंगल आपका ये वाला एंगल का बराबर होता है, ये वाला एंगल भी आपका ये वाला एंगल का बराबर होता है, तो ये 120 है, तो ये कितना होगा, ये भी 120 हो जाएगा, सी। अब a प्लस b प्लस सी इज 180 डिग्री बिकॉज इट इज एन स्ट्रेट एंगल, तो आप देख सकते हो कि तीनों को जोड़ेंगे तो 40 प्लस 120 और प्लस a इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से आपका a का वैल्यू आ जाएगा, है ना। समझ में आया आपको, नहीं आया? देखिए ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 120 है, ये भी 120 होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ऐसा अगर कट करते हैं एक लाइंस, तो ये ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर इक्वल, है ना। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी ये इसका बराबर होगा, तो देखिए ये 120 यहाँ पर है तो ये भी 120 होगा, ये 40 है तो ये हमें 40 होगा, और ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और ये यहाँ पर भी ये सेम है, ये 45 है तो ये ए 45 होगा, ये 55 है तो ये 55 होगा, और तीनों को आप जोड़ोगे तो क्या होगा 180, तो आपको बी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ए मिल जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस दे भी रखा है, तो आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए खुद से, फिर यहाँ से सॉल्यूशन को एक बार देखिए। ठीक है, सब क्वेश्चंस कराना थोड़ा मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस को मैं नहीं कराता हूँ ज्यादा, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे। आपको मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, दिस इज ओके। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी, अगेन वेरी इजी। देखिए ये क्या है, ये कुछ लिनियर इक्वेशंस दिया हुआ है ना इस क्वेश्चंस में। देखिए 6x माइनस 40, 5x प्लस 90 और 3x माइनस 15, बेसिकली आपका लिनियर इक्वेशन का और ट्रिगोनोमेट्री दोनों का स्किल टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। कैसे? देखिए क्योंकि हम लोग को पता है डिस्टेंस स्ट्रेट एंगल, टोटल एंगल क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कितना होगा, 180 होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 180। तो जोड़ के देखिए 6x माइनस 40 प्लस कितना है 5x प्लस 9 प्लस 3x प्लस 15 एंड that is equal to 180। समझ में आया आपको? that is equal to 180, है ना। सो ठीक तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, give me a minute। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या है, 6x माइनस 40 प्लस 5x प्लस 9 प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो x को आपको एक्सेप्ट करना है, 6x प्लस 5x इज 11x, 11x प्लस 3x इज 14x, 9 प्लस 15 इज 24, 24 माइनस 40 प्लस 24 कितना होता है, देखो 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, तो माइनस 40 प्लस 24 इज प्लस 16, है ना, माइनस 16 सॉरी, माइनस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो आप इस माइनस 16 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 इसके माइनस 16 आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, 180 के साथ जुड़ जाएगा, है ना, 180 के साथ जुड़ेगा तो कितना होगा, 196 हो जाएगा, है ना, 196 हो जाएगा यहाँ पे, 180 प्लस 16 और यहाँ पे 14x है। अभी x को आइसोलेट करना है तो x इज इक्वल टू 196 बाई
4 डेट इज 14, है ना। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाने से डिवाइड होगा, तो 14 आपका आंसर है, x इक्वल टू 14। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है, आपको ट्राई करना है क्लास 7 और क्लास 9 का एनसीईआरटी से, ठीक है। तो ये है आपका। नेक्स्ट में इस स्टेटमेंट में कुछ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आपको वही चीजें बताया है, तो ये कुछ थियोरेटिव का चीजें है जो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, है ना। तो इसलिए ये मैंने कुछ थ्योरीज दिया है, इसको पढ़ के देखिए। एक्सटीरियर एंगल देखिए, अंदर का एंगल्स को क्या बोलेंगे, इंटीरियर, बाहर का एंगल्स को एक्सटीरियर बोलेंगे, है ना। इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ऐसा है, ऐसा तो है ही है, सबको पता है। क्यों क्यों ऐसा है, देखिए, क्योंकि आपको अगर ये इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे, 180 से इसको माइनस कर देंगे, तभी तो आपको इजी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यही बोला है यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल उसके लिए भी सेम है। मान लीजिए आपको ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये 40 है, तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस 40 डेट इज 140, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 140, वही बोला है कि ऐसे आप निकाल सकते हो। इन एवरी पॉलीगॉन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज एड अप टू 360, मतलब आप अगर ये वाला एंगल ऐड करते हो, बाहर वाला, ये वाला बाहर, ये वाला बाहर, ये वाला बाहर, ये वाला बाहर और ये वाला बाहर, सब आपको ऐड करने से हमेशा कितना आएगा, 360। यह एवरी पॉलीगॉन है, सिर्फ इसके लिए नहीं है। जब ये तो कौन सा है, 1 2 3 4 5 पेंटागन है ना, डिस्टेंस पेंटागन 6 सॉरी 1 2, ये 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, तो इसे हेक्सागन, सॉरी इट इज हेक्सागन, 6 साइड इज हेक्सागन। पेंटागन भी हो या फिर हेप्टागन भी हो या फिर ऑक्टागन भी हो, हर जगह इन टोटल एक्सटीरियर एंगल्स इज एड अप टू 360 डिग्री, ये याद रखना है आपको, है ना, समझ में। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट्स दिया है। रेगुलर ऑक्टागन हैज 8 इक्वल साइड्स एंड 8 इक्वल एंगल्स, ठीक है। कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। बिकॉज देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया भी था शायद आपका एग्जाम में। देखिए, अगर टोटल एंगल, बाहर का टोटल एंगल कितना है, मैंने बोला सम करने से एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है आपका 360 डिग्री। मान लीजिए हेप्टा एक हेप्टागन है, सॉरी मान लीजिए हेक्सागन है, तो आप 6 से डिवाइड करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल निकलेगा, 6 6 60, आपको 6 6 36 एंड 0, तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर अगर ये ऑक्टागन है, अगर ऑक्टागन होता तो आप किससे डिवाइड करते, 8 से डिवाइड करते, क्योंकि आपको एक निकालना है। टोटल एंगल कितना होता है 360, एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा डिवाइडेड बाय 8, दैट इज योर 45 डिग्री। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने अभी बोला था आपको, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है ना एग्जाम में। मिनट, ये एंगल, हाँ, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यूडीसी में आया हुआ है। तो देखिए, इफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एन रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle is 45 डिग्री इज, नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा। देखिए, अब हम लोग को पता है एक्सटीरियर एंगल का सम, पूरा सम कितना होता है 360 डिग्री, और अगर ये 45 है, कितना 45 है ना, मतलब एक एंगल 45 है, तो कितना साइड है ये पूछ रहे हैं। हमने अभी देखा कि अगर 360 डिग्री होता है तो सम 360 डिग्री है, तो हम अगर ऑक्टागन होता है तो डिवाइड करते हैं 8 से, तो हमको क्या मिलता है 45 डिग्री मिलता है। तो कितना साइड होगा यहाँ पे, 8 साइड होगा। कैसे निकालेंगे उसको, 360 डिग्री को आप 45 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। 45 से डिवाइड करके देखिए आप, 45 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 8, ठीक है। आपको ऐसा बोलते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, हम लोग को पता है कि कोई भी पॉलीगॉन ले ले, कोई भी पॉलीगॉन मतलब देखिए, पॉलीगॉन मतलब जिसका मोर देन वन साइड होता है। जैसे थ्री साइड होने को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड होने को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 को पेंटागन बोलते हैं, 6 को हेक्सागन बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं, है ना। तो ऐसे है। तो लेकिन उसका टोटल एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 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 सबके लिए कितना होता है 360 होता है।
तो आपको अगर साइड निकालना है, एक एंगल अगर आपको पता है तो आप साइड निकाल सकते हो, और अगर आपको साइड पता है तो आप एक एंगल निकाल सकते हो। तो दोनों में से मतलब आपको ये कोई भी एक देगा। समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अगर बोलते हैं कि जैसे ये 1 2 3 4 5 है ना, 6, ठीक है, ये मैं कर लिया। चलो चलो, ये एक ही लाइन है, छोड़ दीजिए। ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, तो ये इट इज एन पेंटागन। ठीक है, टोटल एंगल कितना होगा इसका? एक्सटेरियर, एक्सटेरियर बाहर का एंगल, मैं बाहर का एंगल बोल रहा हूं, तो बाहर का एंगल कितना होगा इसका? टोटल एंगल इज 360 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, तो अगर हमको पेंटागन समझ में आया तो एक एक्सटेरियर एंगल कितना होगा? अगर पूछे आपको व्हाट इज द वन ईच एक्सटेरियर एंगल, तो आपको क्या करना है? डिवाइड बाय, क्योंकि पेंटागन है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो 5 7 जा 35 एंड 10 5 2 जा, तो 72 डिग्री होगा ईच एक्सटेरियर एंगल। और अगर आपको ईच एक्सटेरियर एंगल दिया हुआ है तो आपको कितना साइड अगर पूछे तो आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा 5। मेरा बोलने का मतलब ये है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? 363 टोटल है, 5 साइड है, डिवाइड बाय 5 किया तो 72 आया। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपको ये पूछ सकते हैं कि देखिए 72 इस एक्सटेरियर एंगल इज 72, तो आप बताओ साइड कितना है इसका? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 360 को 72 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको साइड आ जाएगा। समझ में आया? पेंटागन। ठीक है, तब तो है ना, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और मैं आप लोग को एक ट्रिगोनोमेट्री का वीडियोस भी बना के दूंगा ट्रिगोनोमेट्री के लिए। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक से क्वेश्चन तो आया नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी सिंस इट इज इन सिलेबस तो हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।